हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2020 के लिए महत्वपूर्ण ऑफिशियली नोटिस दिया गया है। कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यानी उस समय सारणी और विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। उस चीज़ को जान लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या, संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया होती है अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत निर्देश, यानी विस्तृत निर्देश के बारे में बताऊंगा। उसका काउंसलिंग शेड्यूल है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बाद वाले में। तो चलिए पहले मैं विस्तृत निर्देश के बारे में बताता हूँ, किस तरह से क्या करना आपको जान लेना है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर कैसे होगा, मुझे बता दीजिए। तो मैं आपको चलिए डिटेल में बताता हूँ। देखिए लिखा गया पूरा, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ के बताऊँगा, समझाऊँगा भी। जो नहीं समझने लगा आपके होगा। देखिए क्या है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनके मेरिट, उनके द्वारा दिए गए विकल्पों और आरक्षण के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग वेबसाइट gcup.nic.in के माध्यम से किया जाएगा। छात्र अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा मोबाइल नंबर जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में दिए थे सुरक्षित रखें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओटीपी मोबाइल नंबर पर प्रेषित होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग हेतु दिए गए निर्देशों की प्रिंट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देश का स्वयं अध्ययन कर ले। प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन शुल्क 250 रुपये की रसीद जमा, पूर्ण शुल्क तथा अथवा सीट एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करेंगे जब आपका सीट एक्सेप्टेंस शुल्क और 3000 की रसीद व सीट अलॉटमेंट लेटर की एक प्रति अपने पास सदा सुरक्षित रखें। देखिए इसका मतलब है आप जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आप लोगों ने मोबाइल नंबर दिया उसको अपने पास रखना है, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया उसी से पूरी होने वाली है। और काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फीस आपका 250 रुपये लगेगा। उसके बाद जब आप लोगों को सीट अलॉट हो जाएगा तो आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा, तो 3000 रुपये देना पड़ेगा। तो आपका सीट एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी आपका सीट कंफर्म मान लिया जाएगा। वहीं पर आपको पूरा जितना भी रसीद है, अलॉटमेंट लेटर, सब कुछ एक एक कॉपी अपने पास हमेशा सुरक्षित रखना है। उससे ज़्यादा रखिएगा तो अच्छा रहेगा। इतना समझ में आएगा। अब देखिए क्या है, काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों तो सामान्य निर्देश पढ़िए, बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, जो नहीं समझ में समझाया जाएगा। देखिए जो है पूरा ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको पता चले, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो उनकी कमियां होती उन्हीं कारण उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता, चाहे उनका अच्छा नंबर ही क्यों ना हो। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। पहला है, सभी प्रक्रियाएं दिए गए काउंसलिंग शेड्यूल्स के समय अंतर्गत रहेगी। शेड्यूल पोर्टल पर उपलब्ध है, यानी जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसी के आधार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 8 राउंडों में होगा। मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। एंड यह ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 8 चरणों में संपन्न होगी, यानी 8 चरण में होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउंसलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र व अन्य प्रमाण पत्र मूल रूप से उपलब्ध हो, ताकि जाति EWS आरक्षण पत्र समान वर्ग के लिए एवं अन्य आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो लागू हो नवीनतम मूल रूप से उपलब्ध हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। तो इस चीज़ को जान लीजिए। क्या इसका मतलब है कि आप लोगों का जब जितने भी आपके प्रमाण पत्र रख लीजिए, और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है और आरक्षण EWS जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए EWS का आरक्षण है, उन लोगों को ओरिजिनल इसका जो है प्रमाण पत्र रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जीरो के साथ साथ आपको ये भी दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल कॉपी भी। तो इसलिए उसको भी रख लीजिए। और काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क, संपूर्ण शुल्क तथा सीट एक्सेप्टेंस शुल्क अभ्यर्थियों के लॉगिंग ऑनलाइन सीट जमा होगी, फीस जमा होगी। और देखिए है आप आगे रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है रजिस्ट्रेशन में। पाँचवां की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट gcup.nic.in पर अपने विवरण, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और नाम और जन्मतिथि देने होंगे। उनके सही पाए जाने पर एक फॉर्म खुलेगा जिससे अभ्यर्थी द्वारा अपने संपर्क विवरण आदि तथा नया पासवर्ड अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। अभ्यर्थी को पुनः रोल नंबर व नए बनाए पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर पंजीकरण करना होगा। अभ्यर्थी को इस बात का वचन देना होगा कि उसके द्वारा दिए गए न्यूनतम शैक्षिक आरक्षण, नवीनतम व अन्य संबंधित प्रमाण पत्र के मूल अभिलेख के उसके पास उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा परिषद से निर्धारित किसी भी जनपद की एक सहायता केंद्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन करना होगा। यानी जब आपको सीट अलॉट होगा तो आपका एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, नहीं तो आपका सीट निरस्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसमें पहले निर्देश दे दिया है रजिस्ट्रेशन। और देखिए आगे है कि अभ्यर्थी के प्रवेश संबंधी समस्त कार्य प्रथम चरण से पंचम चरण तक की काउंसलिंग के लिए संबंधित सहायता केंद्र के माध्यम से होना है, अतः इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार करे। यानी उनके अगर ज़िले में काउंसलिंग सेंटर है तो वहाँ पर चूज कर लीजिएगा, नहीं तो अगर जहाँ पर नज़दीक पड़े वहाँ पर अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। और देखिए है
अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय यदि उनकी जन्मतिथि, लिंग, आरक्षण वर्ग, उपवर्ग व राज्य अर्हता में त्रुटि है तो उसे परिवर्तित कर सकता है। तो आप अगर कोई त्रुटि हो गया तो आप उसको बदल सकते हैं। राज्य अर्हता के संबंध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण पुस्तिका पृष्ठ 4 अंकित बिंदु 3 पर दिए गए विवरण को अवश्य पढ़ लें। और आगे देखिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउंसलिंग फीस जमा करनी हुई। काउंसलिंग फीस हेतु 250 रुपये दिए गए विकल्पों का यथा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक चालान के द्वारा होगा माध्यम से जमा करना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी से काउंसलिंग फीस समस्त चरणों हेतु एक ही बार ली जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आप कितनी बार भी जितना भी चरण उसमें भी अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन फ़ीस आपका एक ही बार लगेगा। और काउंसलिंग फ़ीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तांतरित नहीं होगा, यानी आपका जो फीस अगर एक बार जमा हो गया है तो वापस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। छठवें पॉइंट की ओर चढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। काफ़ी लोग पूछ रहे थे चॉइस फिलिंग लॉकिंग कैसे किया जाएगा। देखिए है, जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य संपन्न हो गया है वह अभ्यर्थी अपनी चॉइस फिलिंग का कार्य लॉगिंग आईडी व पासवर्ड की सहायता से करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके ग्रुप तथा वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे जिसमें वह अपने वरीयता क्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जाएगा, यानी अगर फर्स्ट कॉलेज जो चूज रहेंगे पहले आपको उसमें देखा जाए, अगर सीट मिल गया तो ठीक, नहीं दूसरे वाले में। इसलिए जब कॉलेज चूज करते हुए ध्यान दीजिएगा, आपको कॉलेज सीरियल वाइज से चूज करना है। और आगे देखिए, अभ्यर्थी उपलब्ध विकल्पों को अपने वरीयता क्रम में शामिल करेगा। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जाएगा, यानी उसको लॉक करना पड़ेगा। और लॉक करने के उपरांत कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते, यानी अगर एक बार लॉक कर दिए हैं तो आपको विकल्प बदला नहीं जा सकता, ध्यान दीजिएगा। इसलिए लॉक कराने से पहले सब कुछ चेक कर लीजिएगा। और आगे है, अभ्यर्थी के प्रथम 3 चरण में विकल्प चुनने की कोई सीमा नहीं होगी। चतुर्थ एवं पंचम चरण में केवल 10 विकल्प का चयन किया जा सकेगा तथा छठे चरण से अंतिम चरण तक केवल एक विकल्प का चयन किया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विकल्प मतलब क्या होता है, तो 1 से लेकर 3 चरण तक आपको कॉलेज चूज करने का कोई बाउंडेशन नहीं, मतलब चाहे जितना कॉलेज चूज करना चाहे चूज कर सके। लेकिन जैसे चौथा और पाँचवा चरण होगा उसमें केवल 10 कॉलेज ही चूज होगा, 10 कॉलेज ही चूज कर पाएंगे। और अंतिम और तथा छठवें चरण से अंतिम यानी छठवां, सातवां, आठवां चरण जो है उसमें केवल एक कॉलेज विकल्प चुनना मिलेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, विकल्प यही आपका। और यानी विकल्प आप एक ही चूज कर पाएंगे। और 1 से 3 तक अनलिमिटेड है, चाहे जितना। और सातवां देखिए, सीट आवंटन की प्रक्रिया कैसे होगा। प्रत्येक चरण में संबंधित निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा और अभ्यर्थी का आवंटन मेरी संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्पों, आरक्षण व सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आईडी पर उसका आवंटन दिया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन को से फ्रीज अथवा फ्लॉट करने का विकल्प चुनना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं फ्रीज और फ्लॉट में, मैं आगे बताऊँगा क्या होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी फ्लॉट का विकल्प चुनता है तो अभ्यर्थी के लॉगिन पर सीट एक्सेप्टेंस फीस का लिंक प्रदर्शित होगा, यानी अगर आप लोग फ्लॉट चूज कर दे यानी आपका सीट जो है कंफर्म हो गया। 1 मिनट मैं बताता हूँ आगे। सीट एक्सेप्टेंस फीस की लिंक प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथियों के अंदर 3000 रुपये की सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑनलाइन जमा करना होगा। यदि फ्लॉट अभ्यर्थी के द्वितीय चरण में सीट आवंटन होने पर यदि फ्रीज का विकल्प चुनता है तो द्वितीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी फ्रीज माने जाएंगे, तो अपने शुल्क पुनः अपने लॉगिन के माध्यम से जमा करना होगा, तो अभ्यर्थी को प्रयोजनपूर्ण माना जाएगा। तो इस चीज़ को अगर फ्लॉट चूज करेंगे तो आपको 3000 जमा करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगले कॉलेज के लिए फिर से आप लोग दूसरा कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने फ्रीज कॉलेज कर लिया तो मतलब आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। मतलब सीट कंफर्म होगा उसी में एडमिशन लेना है, यही फ्रीज और फ्लॉट में अंतर है। और देखिए आगे है, यदि अभ्यर्थी फ्रीज का विकल्प चुनता है तो उसे अपने चयनित सहायता केंद्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन करना होगा। अगर फ्रीज कर लिया तो आपको जाके कॉलेज सेंटर पे जहाँ होगा वेरिफिकेशन, वहाँ पे अपनी मूल प्रति लेके सबका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और अभिलेखों के सत्यापन के तुरंत बाद अभ्यर्थी के लॉगिन पर चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित संपूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। जमा किए जाने वाले शुल्क की धनराशि लिंक पर प्रदर्शित होगी। शुल्क दिए गए विकल्प तथा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक चालान के माध्यम से प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना। आप लोग ऑनलाइन जमा करेंगे तो बेटर रहेगा।
अन्यथा की स्थिति में उनको आवंटन सीट निरस्त हो जाएगा। अगर फीस नहीं जमा करेंगे 3,000 रुपये फीस एक्सेप्टेंसन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आपका जो है सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को गलती मत कीजिए, नहीं तो अगर कॉलेज अलॉट भी हो गया तो आपको कैंसिल हो जाएगा। और देखिए आगे क्या है, और जब सीट निरस्त हो जाएगी तो वह अपने तृतीय चरण की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। तो एक और झटका, अगर सीट निरस्त हो गई तो तीसरा चरण होगा, उसमें काउंसलिंग भी नहीं करा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। और आगे है, तृतीय चरण के में संबंधित अभ्यर्थी स्वतः ही फ्रीज माने जाएंगे। थर्ड वाले में जितना भी कॉलेज है उसमें ऑटोमेटिक उनका कॉलेज वही फिक्स हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। और तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। और देखिए आगे पॉइंट है कि चतुर्थ चरण में अंतिम चरण तक के सभी अभ्यर्थी का सीट आवंटन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अनारक्षित वर्ग में होगा एवं अभ्यर्थी का सीट आवंटन अंतिम होगा। अतः चतुर्थ चरण से अंतिम चरण तक आवंटन के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी के लॉगिन पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से शुल्क जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी आपका शुल्क जमा होगा। और देखिए 8वां जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रथम चरण से पंचम चरण तक अभ्यर्थी को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए उसके द्वारा चयनित सहायता केंद्रों पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा 2 फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना होगा। 6वें चरण से अंतिम चरण तक अभिलेखों का सत्यापन आवंटित संस्था में जाकर और निर्धारित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा कराई जाएगी। सहायता केंद्र केवल 5वें चरण तक ही डॉक्यूमेंट तक ही काउंसलिंग तक ही कार्य करेंगे। 5वें चरण तक ही उनका काउंसलिंग होगा बस। और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों में कमी पाई जाती है तो निम्न प्रकार से नियमों के अनुसार सहायता केंद्र प्रभारी काउंसलर द्वारा निर्णय के लिए जाते हैं। यदि कमी इस प्रकार की है, पहला शर्त है देखिए आपका कि जिसका निराकरण संभव नहीं, जैसे यथा शैक्षिक योग्यता आयु 1/7/2020 को न्यूनतम 14 वर्ष, तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी तथा अभ्यर्थी संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जाएगा। अगर 14 वर्ष नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरा आपका है कि यदि कमी इस तरह की है जिससे अभ्यर्थी की आवंटित सीट पर प्रभाव पड़ता है। यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग के अंतर्गत निर्धारित उपवर्ग MP या PH के से सीट आवंटित होती है परंतु अभ्यर्थी के पास आरक्षण वर्ग उपवर्ग या प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके आरक्षण वर्ग उपवर्ग के नियमानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से परिवर्तन कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण की काउंसलिंग के पात्र होंगे परंतु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसके अगले चरण में बदले हुए आरक्षण वर्ग ऊपर के अनुसार काउंसलिंग हेतु अनर्ह होगा। मतलब मान लीजिए इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप लोगों ने EWS है, कोई भी OBC जनरल लगा दिया है EWS और उसमें MP PF और PH यानी हैंडीकेप ये सब वाला अगर चूज कर लिया, लेकिन आपके पास क्या उसका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका जो सीट होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन आपका उसमें फिर से चेंज कर दिया जाएगा कि हाँ आपके पास नहीं है तो आपको जिस हिसाब से होगा उसमें चेंज कर देंगे और आपको फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा तीसरे में, अगले वाले चरण में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए गलत मत फील करिएगा। डॉक्यूमेंट है तो बनवा के रखिए, नहीं है तो बनवा के रखिए और है तो रखिए रहिए अपने पास। आगे देखिए है, किसी भी अभ्यर्थी का समान वर्ग से आरक्षण वर्ग में तथा आरक्षित वर्ग से अनारक्षित उपवर्ग में परिवर्तन संभव नहीं है। डोमिसाइल स्टेटस उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में परिवर्तन किए जाने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग के चरण 1, 2, 3 से बाहर हो जाएंगे परंतु 4 से पुनः आ होंगे। अगर आप लोग अदर स्टेट वाले हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं है तो आपको 1, 2, 3 से बाहर रखा जाएगा काउंसलिंग के। उसके बाद जो भी चरण होगा आपको उसमें ऐड कर लिया जाएगा, उसमें आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और देखिए इसमें और है प्रोविजनल एडमिशन लेटर के बारे में कुछ है इम्पॉर्टेंट। देखिए क्या है, शुल्क जमा करने के पश्चात अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी का ऑनलाइन प्रवेश पूर्णतः अस्थायी है। प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी निर्धारित तिथि जिसको घोषणा बाद में किसी में की जाएगी को उपलब्ध होंगे। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रयोग निरस्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास शुल्क, अन्य शुल्क में जो अंतर हो जमा करना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपका
प्रोविजनल लेटर लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट था उसको वेरिफिकेशन के लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो आपको वहाँ पर हो सकता है एडमिशन के लिए कैंसिल कर दिया जाए। और अभ्यर्थियों तो विशेष निर्देश देख लिए। पहला निर्देश है, प्रथम चरण में अभ्यर्थी द्वारा यदि सीट आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर सीट आवंटन के पश्चात जो भी प्रोसेस है उसको अब नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नहीं करेंगे तो आपका जो है सीट निरस्त तो होगा ही, उसके साथ जो आपका सेकेंड और थर्ड राउंड उसमें हटा दिया जाएगा, नहीं उसके लिए आप फिर से काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया की पालन कर निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा वह तृतीय चरण तक की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग पुनः भाग ले सकेंगे। चौथे से मिलेगा ऑप्शन, लेकिन क्या होगा, तब तक सीटें बहुत बुक हो जाएंगी, यानी सीट अलॉट हो जाएगा सभी स्टूडेंट का, तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और है चतुर्थ चरण से अगले सभी चरणों तक सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश की परीक्षा पूरी कर निर्धारित शुल्क समय नहीं जमा कर सकता तो अंतिम चरण तक की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। अतः अभ्यर्थी को विशेष निर्देश दिए जाने हैं कि वह अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरे और निर्धारित समय पर शुल्क अवश्य जमा करें। तो शुल्क भी जमा कर दीजिएगा। अब यहाँ दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जो कि शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं और उनके माता पिता की आय रुपये 2 लाख तक है, यदि उनका प्रवेश राजकीय तथा अनुदानित संस्था हुआ है स्ववित्त पोषित सीटों को छोड़कर, तो उन्हें मात्र 3000 रुपये जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होने के पर यदि शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं पाए जाते हैं तो अवश्य शुल्क वे संस्था में जमा करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, आपको कुल 3000 जमा करना पड़ेगा अगर आप अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजाति के हैं और आपके माता पिता की आयु 2 लाख तक है, उससे ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो आप लोग 3000 रुपये ही जमा करेंगे। और लेकिन आपको क्या होगा, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्ववित्त पोषित सीटों को छोड़कर जो होगा उसमें आपको एलिजिबिलिटी मिलेगा और किसी में नहीं। और आगे तीसरा चरण, प्रथम 3 चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी जो कि पूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा कर चुके हैं, यदि वे चाहें तो अपना प्रवेश निरस्त करें, नहीं तो अपने लॉगिन के माध्यम से विकल्प दे सकते हैं। इस स्थिति में उनकी सीट निरस्त करके उस सीट को अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित कर लिया जाएगा एवं अभ्यर्थी को शुल्क ऑनलाइन उसी खाते में जिस खाते से शुल्क जमा की गई तो वापस कर दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई स्टूडेंट अगर प्रथम चरण में प्रवेश ले लिया है अभ्यर्थी, लेकिन वो अपना कैंसिल करना चाहता है सीट, तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और जो भी उसका शुल्क जमा हुआ होगा वो उसके खाते में जिस खाते से उसने जमा किया था ऑनलाइन उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यही सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है अगर आपको काउंसलिंग, जिससे आपको काउंसलिंग प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने सोचा बना दिया जाए। हालाँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 18 मिनट की। कुछ लोग कहेंगे बकवास किया गया है, तो बकवास नहीं है फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, थोड़ी सी भी गलती आपको कॉलेज से निष्कासित यानी कॉलेज की सीट जो आपकी निरस्त हो सकती है, इसलिए ध्यान से देखिए। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।